सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार के बाद पर कर लिया। अरिजीत सिंह साहब जी। की उतनी ही फैन फॉलोइंग है जितनी पाकिस्तान में आतिफ असलम की है। और मोहम्मद रफी साहब तो हमारी नसों में सरायत कर गए हुए हैं ना, वो तो निकल नहीं सकता अंदर से। बिल्कुल। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और थोड़ा इवॉल्व टेस्ट है आपका म्यूजिक में, आप गजलें पुराने गाने सुनते हैं, तो आपने जरूर इनको अपनी रील्स पर, अपनी इंस्टाग्राम फीड पर देखा होगा। हमारे साथ है जीशान अली, जो पाकिस्तान से हैं और एक नई उभरती हुई सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं अपने एक खास अंदाज से, अपनी मुखलिस आवाज के जरिए। जीशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। बहुत शुक्रिया उन्नति, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जी। और हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब खास तौर पे, बाकी पूरी दुनिया तो अपनी जगह, लेकिन खास तौर से हिंदुस्तान से जब किसी दोस्त से बात होती है या बातचीत करने का मौका मिलता है तो एक दिली तौर पे खुशी होती है। आपका शुक्रिया। जी। आपका एक अलग अंदाज है, जैसा मैं बता रही हूँ कि आप गजलें भी गाते हैं, पुराने हिंदी गाने भी गाते हैं। और पिछले कुछ टाइम से सडनली, स्पेशली इंडिया से बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपकी ऑडियंस है ही। तो ये हम्म। सिलसिला कब से शुरू हुआ? थोड़ा सा इस सफर के बारे में बताइए कि आपका संगीत के साथ रिश्ता कैसे जुड़ा, कब से आप गा रहे हैं? उन्नति, गा तो मैं बचपन से रहा हूँ। जी। और यहाँ पर काफी, लाहौर में अगर आपको मालूम हो तो आर्ट के हवाले से लाहौर काफी, इसकी हिस्ट्री इस तरह की है कि आपको हमेशा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं लाहौर ने पैदा किए हैं और उनको ग्रूम किया है। जी। तो यहाँ के कल्चर में है आर्ट। और जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे हिंदुस्तान में काफी लोग सुन रहे हैं और उनकी मोहब्बतें मेरे तक पहुंच रही हैं, तो ये इसमें मैं बहुत सारा क्रेडिट देना चाहूंगा डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को, खास तौर से इंटरनेट को, कि जिससे ये मुमकिन हुआ। वरना हमें तो ये भी नहीं मालूम होता एक दूसरे के मुल्कों के बारे में, लोगों के बारे में, कि वहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका कैसा चल रहा है वो। क्योंकि हमारी आर्ट तो बिल्कुल सेम ही है, हम हमारी जुबान बिल्कुल सेम है, हमारा पहनना ओढ़ना, बात करना, जिंदगी जीने के सारे तरीके हमारे एक जैसे ही हैं। तो इसमें डिजिटल ने, इंटरनेट ने रोल प्ले किया कि बस मैंने, जैसे कि मैं बचपन से ही गा रहा था, बस मैंने वो कुछ चीजें पोस्ट कर दी और वो पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान की ऑडियंस तक पहुंच गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की ऑडियंस खास तौर से म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा लिटरेट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी ऑडियंस। उसकी रीजन बहुत सारी रीजंस है वैसे, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट किस्म की रीजंस इस तरह हैं कि यहाँ अभी तक म्यूजिशियंस खास तौर से स्ट्रगल से गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, कि जी। वो इस बात के लिए कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इस्लाम में मौसीकी करना, म्यूजिक करना ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक है तो कितना ठीक है, गलत है तो कितना गलत है। जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जहां पर अभी तक ये स्ट्रगल चल रही है आर्टिस्ट के लिए, और एक तरफ एक ऐसी कंट्री जहां पर म्यूजिक को इबादत समझ के और कल्चर का हिस्सा समझ के हमेशा से कबूल किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा लिटरेट होंगे टुवर्ड्स म्यूजिक। तो मेरा ऐसा ख्याल हमेशा से, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से भी ये बात शेयर करता हूँ कि इंडियन ऑडियंस एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी लिसनर्स ज्यादा लिटरेट है। तो जी। ये आप समझ लीजिए कि मैं थोड़ा सा लकी रहा कि मेरी आवाज पहुंच गई उस लिटरेट ऑडियंस तक, और उनकी मोहब्बत जो है वो मुझे देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे कमेंट्स की सूरत में, और लोग मैसेजेस भी कर रहे होते हैं। और मैं कोई भी सादा सा अगर ट्रैक भी गा देता हूँ तो लोग उस पर रील्स बना रहे होते हैं, और वो जिस तरह भी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं, जी। तो वो मुझ तक पहुंचती रहती हैं चीजें। तो बस ये इसमें कोई, मुझे नहीं मालूम था कि ये इस साइंस को फॉलो करते हुए या इस तरह से अगर मैं फॉर्मूला कोई बनाऊंगा तो
लोगों तक मेरी आवाज पहुंचेगी, बस ये खुद से ही हुआ। और मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली मुझे इंडियन ऑडियंस बहुत सारी मिली, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे मजीद काम करते रहना है, हम्म। और मैं मोटिवेटेड रहता हूँ इससे। वेरी नाइस। आप और अगर आपकी म्यूजिकल जर्नी की बात करें, आपने कहा बचपन से गा रहे हैं, आपने तालीम ली है, किन से तालीम ली है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। ऐसा है कि मैं एक शिया मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हिंदुस्तान में भी यकीनन मेरे जो उस्ताद थे वो लखनऊ से बिलोंग करते थे, यानी वो अच्छा। माइग्रेशन के टाइम पर आ गए थे पाकिस्तान। जी। इवन के मेरा जो सारा खानदान है, हम्म। जो मेरे फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स सारे, वो अमृतसर से और जालंधर से और वहां से, और हम लोग वेरी मतलब रिसेंटली कन्वर्टेड हैं। लाइक ओके। मेरे जो परदादा थे, हम्म। इट्स थर्ड जनरेशन के जो कन्वर्टेड है। मेरे परदादा जो थे उनका नाम बालक सिंह था, अच्छा। और देवर सिख, जो कि बिलोंग करते थे अमृतसर से और जालंधर से और मुख्तलिफ पंजाब के वहां से एरिया से बिलोंग करते थे। कि माइग्रेशन के टाइम पे हम्म। अ, उन लोगों ने मूव किया। वो लोग यहाँ ननकाना साहिब, लाहौर से 1 घंटे की जी। ड्राइव पर एक सिटी है, बहुत होली सिटी समझा जाता है उसे, सिख बिल्कुल। रिलीजन के नजदीक। हम्म। तो वहां पर मूव किए, और फिर वो शिया मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए। और शिया मुस्लिम्स में क्या होता है कि हमारे जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, हम्म। उसके अंदर मरसिया, सोजो सलाम, नोहा, कसीदा, मनकबत, ऐसी हमारी रिलीजियस पोइट्रीज, जैसे भजन होते हैं, जी। जैसे कीर्तन होता है, इसी तरह हमारी रिलीजियस पोइट्री और मेलोडीज होती हैं, जो हम्म। कि मुझे बचपन में अंदाजा नहीं था कि इनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं, इनकी जो मेलोडीज हैं, वो खासी मैच्योर और ईस्टर्न क्लासिकल स्केल्स के ऊपर बनी हुई होती हैं, जो कि जी। मुझे बचपन में बिल्कुल कभी ऐसा अंदाजा नहीं हुआ था। बस हम लोग पढ़ते थे, हमारे फैमिली वाले और जो रिलेटिव्स हैं या जो लोग वहाँ उन रिलीजियस गैदरिंग्स में आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा उनमें हिस्सा लेता है या हम्म। सोजो सलाम पढ़ता है, मरसिया पढ़ता है। तो हम्म। अब मेरी जर्नी के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले किया इस कल्चर ने और हम्म। इस रिलीजियस गैदरिंग ने। उसकी रीजन ये थी कि जो मेलोडीज और जो पोइट्रीज मुझे बचपन में जिनसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ, वो जी। इस कदर मैच्योर थी। यानी मेरी एज अ किड जो वोकेबुलरी थी हम्म। लैंग्वेज को लेके, वो बहुत ज्यादा मैच्योर थी किसी भी दूसरे बच्चे से। उसकी रीजन ये थी कि इसमें जो शायर हैं, जैसे मिर्जा दबीर हैं, मीर अनीस हैं, मीर तकी मीर हैं, मिर्जा गालिब हैं, दाऊद देलवी हैं, हम्म। जिगर मुरादाबादी हैं। तो ये वो वाले सातजा हैं सारे, ये वो बहुत बड़े लेजेंड पोएट्स हैं कि जिनकी समझ शायद किसी भी, या जिनका कंटेंट किसी भी बच्चे तक उस वक्त पहुंचता है जब तक वो यूनिवर्सिटी में जाता है। जी। तो हमें शिया मुस्लिम्स में क्या होता है कि ये वाला कंटेंट, इतने मेच्योर शायरों की लिखी हुई शायरी बच्चों तक ही पहुंच जाती है, क्योंकि वो मरसिए, नोहे, हम्म। सोजो सलाम बच्चे पढ़ते हैं इन राइट। रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर। तो हम्म। वो उनका जो एक सिखलाई का टाइम है, वो शुरू हो जाता है बचपन से ही। जी। यानी बेशक उनको उन अल्फाज की उस तरह से समझ बूझ नहीं होती, हम्म। बट वो एक बचपन से ही मचोर शायरी सुनने के, पढ़ने के आदी होते हैं। उसके बिल्कुल। बाद बात सेकंड चीज है मेलोडिक, उसकी उसका जो एलिमेंट है, तो उसकी मेलोडी भी बहुत बड़े असातिज़ा ने तरतीब दी हुई है। अगर आपने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब ने इंडियन कोक स्टूडियो में एक सोजो सलाम पढ़ा था, बिल्कुल। बिल्कुल। जो जी। कि ए आर रहमान साहब ने उसको अरेंज किया था। जी। अगर आप उसको सुने तो आपको अंदाजा होगा, मैं ऐसे सोजो सलाम की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी हम्म। तरह का कंटेंट आओ बलमा की हमारे आप यहाँ बात पर कर रहे आम हैं। रहता है। आओ बलमा जी, जो उन्होंने गाया आओ है। बलमा। और एक हाँ। उन्होंने कहा था, जिसने अब्बास की, उसका जो टाइटल था वो ये था। तो वो एक रिलीजियस कंटेंट था, जी। जो कि एक प्रॉपर राग के अंदर हम्म। कंपोज किया गया था। हम्म। और इसी तरह के बेशुमार सोजो सलाम, मरसिए, मनकबत, कसीदे, जी। अम,
वो मौजूद हैं कि जो बचपन से हमें मिलते हैं। और उनकी मेलोडीज का मुझे कब अंदाजा हुआ कि जब मैं मेरा स्कूल कंप्लीट हो रहा था, हम्म। तो मैंने एक क्लासिकल घराना है ग्वालियर। जी ऑब्वियसली ये है तो जी जी ग्वालियर गांव तो इंडिया में है, लेकिन ग्वालियर के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान लाहौर में भी रहते हैं, जी। सिंध में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं। तो मैं एक उस्ताद जी के पास सीखने के लिए गया। तो हम्म। उन्होंने मुझे जो तालीम देना शुरू की, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता से मेरे लिए एक रेलेवेंसी क्रिएट हो गई हम्म। उस कंटेंट के दरमियान जो मैं सीख रहा था, क्लासिकल, ईस्टर्न क्लासिकल का, हम्म। उसके साथ जो मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा था। अब मुझे बस एक रेलेवेंसी क्रिएट होती हुई नजर राइट। आई कि जो बचपन से फलां मरसिया या कलाम मैं पढ़ रहा था, वो इस राग में था जो मैं अब सीख रहा हूँ। हम्म। यानी उसकी मेलोडी, उसके नोट पैटर्न्स, उसकी असेंडिंग डिसेंडिंग्स मुझे ज्यादा हम्म। आसानी से समझ। तो यहाँ फिर से वही जो हमारा रिलीजियस कल्चर है यहाँ पर, उसने मुझे हेल्प आउट किया वो रेलेवेंसी क्रिएट करने के लिए। ये इंस्टाग्राम वाला जो एकदम राइज था, ये इसका ये कब स्टार्ट हुआ? कब आपने महसूस किया कि हाँ, मेरी रील्स जो है वो वायरल हो रही हैं, या लोग मुझे सुन रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं? आपकी अभी कुछ 1,30,000 के आसपास फॉलोअर है। मैं कल ही देख रही थी कि अच्छा, 1,000 तो एक दिन में ही बढ़ गए थे आपके, कुछ हजार। तो ये जो जी। सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ आज से एग्जैक्टली कोई 6-8 महीने पहले। जी। और वो इस तरह से हुआ कि आज से एग्जैक्टली 6 महीने पहले मेरे सिर्फ 30,000 फॉलोअर्स थे। अच्छा। और बस ये हुआ कि मैंने आज से 2019 में, जबकि कोविड चल रहा जी था, जी जी। तो चूंकि बाहर नहीं जाया जा सकता था, उस तरह से पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया जा सकता था, शोज भी नहीं हो रहे थे, हम लोग हम्म। बिल्कुल ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस वक्त मैं कराची में रहता था, हम्म। क्योंकि कुछ साल के लिए मैं कराची में रहा हूँ। तो वहां पर मेरे कुछ म्यूजिशियन दोस्त थे। अब हम पब्लिक से तो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन वो जो हम लोग हर वक्त साथ रहते थे, वो हम लोग आपस में मिल लेते थे। जी तो वहां पर मेरे दोस्त हैं हमद खान और सुहेब लारी। इनका स्टूडियो है जो बिग फुट म्यूजिक कहलाता है। जी। तो वहां पर हम लोग बैठे थे, मेरे एक ओरिजिनल ट्रैक की वीडियो होने वाली थी, जिसके हम्म। लिए वीडियो का सारा सेटअप लगा हुआ था। और हम बहुत कम लोग उस स्टूडियो के अंदर थे, तकरीबन 4 से 5 लोग हम थे। जी। और वो सारा सेटअप रेडी था। हम्म। बस हम एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो आए तो हम वीडियो शूट शुरू करें। तो ऐसे में मैं अपना हारमोनियम लेके ऐसे ही कुछ गुनगुना रहा था अच्छा। कि जब तक हम वेट कर रहे हैं, तो मतलब जैसे होता है कि आप जैमिंग कर रहे हैं गुनगुनाते इसी। हैं, जी, जैम कर जी रहे हैं। जी जी। तो वो जो मेरे दोस्त थे हमद खान, हम्म। इन्होंने कहा कि यार आप तुम ऐसे ही गाते रहो, माइक तो ऑलरेडी तुम्हारे आगे हमने विजुअल के लिए सेटअप किया हुआ है, तो हेडफोन्स भी तुमने लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड पे लगा देता हूँ इसको, तो जो भी तुम गा रहे हो हम इसको एज अ जैमिंग सेशन या कैजुअल हाँ। तरीके से इसको हम कभी यूज कर लेंगे। तो मैंने कहा राइट। ठीक है। हम्म। तो हुआ ये कि उन्होंने वो रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दिया, तो मैंने एक ही गो में, वन गो में कोई तकरीबन 22-24 गाने गाए बैठे हुए, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल सा माहौल था। हाँ हाँ। और कोई हमने जैम नहीं किया था, कोई कॉर्डल स्ट्रक्चर्स हमने नहीं बनाए थे। मेरे साथ जो कीज प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ, वो बस रैंडमली हम्म। स्पॉन्टेनियसली हो रहा था। जी। तो वो खैर वो और हो गया रिकॉर्ड, और उसके बाद से हमने वो जो वीडियो शूट करनी थी वो की, और कुछ हम्म। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया। तो हम्म। मेरे उन्होंने दोस्त ने बोला कि एक दिन के यार तुम ऐसा करो कि हार्ड ड्राइव लेते आना जब स्टूडियो आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो 22 गानों की अलग अलग वीडियोस, यानी उनको कट्स ओह। लगा के, तो अच्छा। वो पैच करके, जी। यानी सिंक करके ऑडियो और वीडियो, वो मुझे दे दी कि यार ये उस दिन ना तुम गा रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आके उसको अपने यूट्यूब पर 2019 में उसको मैंने सारी वीडियोस को एक एक दो दो दिन के हम्म। गैप से जी। डाल दिया, अपलोड कर दिया। हम्म। तो वो बस नॉर्मल जैसे कि होता है कि बस उस पे 1-2 हजार व्यूज और ऐसे करके कुछ हो गया। तो बस वो चलता रहा टाइम। उसके बाद मुझे कोई तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले मैं घर पे बैठा था, तो मैंने उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो को मैंने वो किया, क्रॉप किया, क्योंकि राइट। वो फ्रेम जो था वो लैंडस्केप था। हाँ। मैंने उसे
पोर्ट्रेट इंस्टाग्राम के फ्रेम तरीके है, से, हाँ। इंस्टाग्राम के तरीके से करके। जी और इसके पीछे कोई सोच नहीं थी कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं, बस जस्ट ऐसे ही टाइम किल करने के लिए मैंने वो एक उसमें से ऑडियो सादगी एक ट्रैक बिल्कुल। मैंने गाया था। जी जी उसका मैंने एक 30 सेकेंड्स का या 35 सेकेंड्स का एक क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दिया। जी। और वो देखते ही देखते वैसा होने लगा कि वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद। अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पर जो ऑडियंस है हम्म। वो डिफरेंट थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस थी मेरे पास, राइट। और इंस्टाग्राम पे मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस थी। हम्म। तो हुआ ये कि वो मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में हैं जिनसे जी मेरी हमेशा बातचीत रहती है, मेरी उनसे गपशप हमेशा वैसे ही रहती है म्यूजिक को लेके। तो वो जो सारे लोग मेरे पास जमा हुए हैं वो जी। एक्चुअली हिंदुस्तान से हैं। हम्म। अगर हिंदुस्तान से नहीं है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में है, लेकिन वो हिंदुस्तानी हैं जी लोग। जी। तो वो सादगी, और फिर एक ट्रैक था तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, फिर वादा शिकन, हाँ। नियत शौक भर ना जाए कहीं। बेसिकली ये सारी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और मैडम नूरजहां जी और गुलाम अली साहब और बिल्कुल। मेहदी हसन साहब की गजलें हैं, जो मेरे जैसे किसी भी स्टूडेंट के लिए, म्यूजिक के स्टूडेंट के लिए जी। वो एक लेसन का काम करती हैं हमेशा। तो हम ये चीजें इसलिए गाते रहते हैं हर वक्त ताकि हमारी ट्रेनिंग होती रहे, क्योंकि इनके अंदर वो लेसन्स छुपे हुए हैं इन हम्म। कॉम्पोजिशंस के अंदर, इन मेलोडीज के अंदर, कि जो गाने से हमारी वोकल ट्रेनिंग होती है, मेरा ऐसा मानना है। जी जी। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि वो लोग इतना कनेक्ट कर जाएंगे। वो एक नया जॉनरा बन गया बकायदा ना, कि बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। कीज और वोकल्स। क्योंकि एग्जैक्टली। शायद लोग शायरी सुनना चाहते थे बहुत पीसफुली, और बहुत। मेलोडियस ट्यून में, एक मेलोडी के यस, साथ। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। शायद वो एक चीज मिसिंग थी, क्योंकि गजल पिछले पाकिस्तान में 35 साल पहले आखिरी गजल का एल्बम रिलीज हुआ था। उसके हम्म। बाद से गजल का जो एक जॉनरा था वो यहाँ पर बिल्कुल एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था जब बिल्कुल। तक अली सेठी नहीं आए। तो अली हम्म। सेठी साहब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने आके इसको दोबारा थोड़ा से इस रिवाइव जॉनरा किया। को, जी, रिवाइव किया, हम्म। ओन किया इसे, कि गजल बिल्कुल। यहीं की पैदावार है, यहीं के कल्चर का हिस्सा है। हम्म। और फिर मुझे मौका मिला कि मैं उसकी नुमाइंदगी कर सकूं, या मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। अभी तक लोगों को अब जाके पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल चीजें बहुत कम शायद इससे पहले शेयर कर रहा था इंस्टाग्राम पे। और तो जी। जब ये वाली चीजें लोगों ने पसंद करना शुरू की, तो फिर मैंने जो मेरे ओरिजिनल गजलें रिलीज हुई हुई हैं जो कि हम्म। लोगों को पहले मालूम नहीं था, हम्म। तो वो जब मैंने शेयर करना शुरू की तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया उसमें। और मुझे ये हम्म। भी एक वैलिडेशन मिली कि लोग ओरिजिनल कंटेंट सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन ओरिजिनल गजल का कंटेंट उस तरह से बनना बंद हो गया है। जी। तो मेरे लिए बड़ी वो चीज हौसला देने वाली थी कि मुझे हम्म। दोबारा से एक वो क्या उसे कहते हैं कि ताजा हो गया सब कुछ, कि मुझे गजल जिन जिन कॉम्पोजिशंस पे मुझे इतना भरोसा नहीं था कभी कि यार ये गजलें मैं कभी गाऊंगा या कभी इनको रिलीज करूंगा, तो अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह जी। वो गजलें रिलीज होने जा रही हैं। वाह। हमने उनके वीडियोस किए हैं और उनका सारा कुछ देखा है, वाह। क्योंकि मुझे ये अंदाजा हो गया कि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं हम्म। उनको भी अच्छी पोइट्री चाहिए जिंदगी में बिल्कुल। सुनने के लिए, अच्छी बिल्कुल। मेलोडीज चाहिए। फर्क जी। सिर्फ इतना है, वो क्यों गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां जी, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब और जो बड़े लेजेंड्स हैं उनको क्यों आज भी सुनते हैं बैठ के, क्योंकि उनकी जनरेशन में कोई भी वो वाला कंटेंट बना ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत कम राइट। है, वो तो स्पेस में कमी है आर्टिस्ट्स की एक तरह से, जो कि जी, आप जैसे लोग उसको पूरा कर रहे हैं। आपने अली सेठी का नाम लिया और बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे मन में सवाल भी था। मेरा आपके कमेंट्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग कह रहे हैं आप नए अली सेठी हैं, और इस तरह की बातें भी बोलते हैं। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं हमेशा से एक फैन हूँ अली सेठी जी का। जी। और मुझे इस बात पे फख्र है कि हम दोनों एक ही मुल्क से हैं। और अली सेठी मेरे मेरे और मेरे जनरेशन के सारे, देखिए वो मुझसे एक जनरेशन सीनियर है, हम्म। मुझसे
एज में भी बड़े हैं, मुझसे काम में भी सीनियर हैं, जी राइट। तो वो जो एक रिस्पेक्ट अपने सीनियर की होनी चाहिए वो मेरे दिल में भी उनकी है। और जहां तक लोग मुझे ये कहते हैं, तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी आर्टिस्ट, जैसे मेहदी हसन साहब थे तो वो एक ही थे, बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान साहब थे तो वो एक ही थे, हम्म। गुलाम अली साहब हैं तो वो एक ही हैं, लता जी थी तो लता जी एक ही थी। तो जी एक बंदा एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। जी। आप श्रेया घोषाल साहिबा को ये नहीं कह सकती कि वो अ, नहीं, दूसरी लता लता है मंगेशकर है, हाँ बिल्कुल। है ना। जी तो मेरा भी ऐसा मानना है कि हर आर्टिस्ट जो है उसका अपना एक होता है, और मैं ये नहीं समझता आर्टिस्ट को नंबर 1 2 3 4 मैं नहीं मानता। हम्म। आर्टिस्ट मेरी नजर में आर्टिस्ट होता है, और आर्ट वाहिद ऐसी चीज है कि जिसके अंदर नंबरिंग नहीं होती। बाकी बिल्कुल दुनिया की हर चीज के अंदर नंबरिंग आप लगा सकते हैं। बस आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर इंसान अपने इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली अपनी एक पहचान रखता है। बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है कि सीनियर्स को और जूनियर्स को उसकी उस इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो जी। मैं अली सेठी साहब का एक फैन हूँ, जैसे कि पूरी दुनिया में उनके फैन हैं, और मैं उनके काम का एक मद्दाह हूँ, छोटा सा। हम्म। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा अपना एक कंट्रीब्यूशन है जो करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, और उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से। लेकिन मैं ऐसे कमेंट्स का माइंड कभी नहीं करता जो आते हैं, मुझे वो प्यारे लगते हैं। जी लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो जरूर। वो अपने हिसाब से करते हैं, तो बिल्कुल। वो जैसे भी उसको एक्सप्रेस करना चाहें। अभी आपने कहा आपके नया अपना खुद की क्रिएट की हुई गजलों का एक एल्बम आ रहा है, जी और क्या क्या किस किस चीज में मसरूफ है आप आने वाले समय में? आप, मैंने देखा आप शोज करते रहते हैं, और अभी आपका उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ फवाद खान, जो कि इंडिया में बहुत ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है एकदम, जी लोग जी। पसंद करते हैं उन्हें अभी तक। वो आपके सामने बैठे एक गाना सुन रहे हैं, और आप उनका ही एक, उनके टीवी शो का गाना गा रहे थे, और उनकी चेहरे की एक मुस्कान अलग ही थी उनके। तो उस जी इस तरह से और क्या क्या कर रहे हैं आप, किस किस तरह से अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं? अम, मेरा एक तो ये है कि गजल एल्बम पे काफी अरसे से काम चल रहा था, तो फाइनली वो अभी मुकम्मल होने वाला है। हम्म। तो वो एक ऐसी चीज है, उसमें एक खूबसूरत चीज ये है कि मैंने जितनी भी गजलें उसके अंदर ली हैं, जो पोइट्रीज हैं, लिरिक्स हैं, तो वो मेरी जनरेशन के सारे शायर हैं। उसमें अली ज़योन साहब की एक गजल है, तहजीब हाफी की एक गजल है, जो जो इस जनरेशन के हमारे शायर हैं, और जो दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायरी को पाकिस्तान से। तो वो सारे मेरे दोस्त भी हैं, बहुत प्यारे पुराने। हम्म। और उन्हीं की गजलें हैं जो मैंने ली हैं, इसमें किसी पुराने शायर की गजलें नहीं हैं। और मैंने उनकी धुन बनाई है, उनको अरेंज किया है बहुत ऐसे, अच्छा। इस तरह से कि जो मेरा अपना मिजाज है, मैं काफी मिनिमल इंसान हूँ। जी मुझे जी। बहुत ज्यादा यू नो रशी जगह नहीं पसंद। मैं ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज्यादा लोग हों तो जाना पसंद नहीं है मुझे, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा मिनिमलिस्टिक सोच रखने वाला हूँ, तो मैंने उसका हम्म। म्यूजिक भी इसी तरह का रखा है कि जिसके अंदर सादा मिजाज हो, जी सिंपली लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, जी जी। राइट। और एक तो वो गजल एल्बम है, दूसरा अभी मैंने एक record लेबल है इंटरनेशनल, उनके हम्म। साथ मैंने साइन किया है। जी और मैं शायद अभी जब तक अ, वो खुद इस चीज को रिवील नहीं करते, तो मैं शायद उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। जी जी। लेकिन वो एक हिंदुस्तानी इंटरनेशनल record लेबल है। ओ, वेरी तो नाइस। उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। काफी हम्म। सारे, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 6 7 ट्रैक्स तो मेरे तैयार हैं उनके साथ, जो मैं करके आया हूँ अभी दुबई में। जी। और उसके अलावा मसरूफियत ये है कि शोज में मसरूफ रहता हूँ। मैं समझता था कि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। हम्म। मैं सिर्फ अ, वो जो एक क्लास होती है, जो सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं, मैं सिर्फ उनके लिए कंटेंट बनाता हूँ। तो हम्म। वो जब मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ ना कि हाँ मैं भी उस कैटेगरी में आने लगा हूँ जिसे पब्लिक पसंद करती है, बिल्कुल। हम्म। वो वैलिडेशन मुझे इन 6 महीनों में मिली हम्म। कि लोग ये भी पसंद कर सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ जो मेरा दिल करता है। हम्म। उसके लिए मुझे
देखिए, मैं सुनने की हद तक हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ। हम्म। मतलब मैं वेस्टर्न म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मुझे अरेबिक म्यूजिक बहुत पसंद है, और बॉलीवुड से कौन इनकार कर सकता है पूरी दुनिया में। और आप गाते भी हैं, कितने पुराने गाने आप। जी, मैं बिल्कुल गाता हूँ, बिल्कुल और मुझे बिल्कुल। सब अपडेट्स रहती हैं कि अब कौन सा गाना किसने गाया है। मेरे जी। मतलब मैं उनको हमेशा गाता रहता हूँ बैठ के। हम्म। तो मतलब पाकिस्तान में आप यकीन कीजिए कि मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूँ कि अरिजीत सिंह साहब जी। की उतनी ही फैन फॉलोइंग है जितनी पाकिस्तान में आतिफ असलम की है। बिल्कुल। हम्म। श्रेया घोषाल जी को उतना ही मोहब्बत से लोग पाकिस्तान में सुनते हैं जितना कि यहाँ पर किसी भी बड़ी फीमेल आर्टिस्ट को सुना जाता है। जी। और मोहम्मद रफी साहब तो हमारी नसों में सरायत कर गए हुए हैं ना, वो तो निकल नहीं सकता अंदर से। बिल्कुल। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जी, और किशोर कुमार साहब। हम्म। मतलब आप ऐसे और जितने आपके किसी भी आर्ट से ताल्लुक रखने वाला जो हिंदुस्तान का, मतलब एक्टर्स को आप ले लीजिए, आप जी। डायरेक्टर्स को ले लीजिए। हम्म। मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं अपने विजुअल वाले दोस्तों के साथ बैठता हूं तो वो इम्तियाज अली को डिस्कस करते हैं, वो संजय लीला बंसाली साहब को डिस्कस करते हैं, और जी। उनके क्राफ्ट को लेके, उनके प्रोजेक्ट्स को लेके कितनी डिटेल डिस्कशन होती हैं इस तरह की लाहौर में, कराची में। जी। जी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग जेनेटिकली सेम है। बिल्कुल। हम्म। हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हम सेम कलरफुल नेशन है। हमें वो कलर्स उसी तरह नजर आते हैं जैसे हिंदुस्तान वालों को नजर आते हैं। सही बात है। हमें अच्छा शेर सुन के उतना ही मजा आता है जितना लखनऊ में रहने वालों को आता है, या दिल्ली में या बिल्कुल। मुंबई में रहने वालों। तो वो वाली जो एक चीज है, उसको कभी मतलब उसको पॉलिटिक्स की हद तक, और वो जो सियासत है उसकी हम्म। हद तक वो अलग है। हम्म। बट जब बात आती है पब्लिक की और आर्ट की, तो कोई बंदा डिफरेंस बता ही नहीं सकता कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। वो आपने अभी फवाद वाला जिक्र किया, तो आप यकीन करें कि जितना हिंदुस्तान में फवाद साहब को लोग अभी तक पसंद करते हैं, वो असल में फवाद अफजल खान एक इतने ग्रेसफुल आदमी हैं। मेरी उनसे पहली दफा मुलाकात जिंदगी में हुई, अच्छा, और इसी शो के दौरान। इसी शो, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वहाँ फवाद साहब आ रहे हैं। ओह अच्छा। वो एक हमारी दोस्त हैं, तो उन्होंने राब्ता किया कि मैं अपने घर पर ऐसे, और मुझे जो पब्लिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट से मेरी मुराद ये है कि जो पार्टी वाली और ऐसी जगह होती है, मुझे उससे ज्यादा पसंद है एक फर्शी नशिस्त हम्म। जहाँ गजल गाई गा सकूं इंटीमेट मैं। महफिल एक तरह से। यस, इंटीमेट महफिल। जी। तो मुझे हमेशा वो ज्यादा, मुझे अगर एक ही दिन में दो क्वेरीज आ जाएं, जहां पर एक तरफ मैंने एक कॉन्सर्ट में जाके डांस करवाना है ऑडियंस को, एक तरफ गजल है, तो मैं कम पैसे लेके गजल की तरफ चला जाऊंगा। जी। मैं वो ज्यादा पैसे छोड़ दूंगा, यानी ये मेरा जी। मिजाज है अपना। जी। तो वो हमारी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि हम इस तरह अपने घर पर मैं चाहती हूँ कि, और हम्म। वो काफी टाइम से एक्चुअली कह रही थी कि मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भी स्केड्यूल इस तरह का था। जी। तो बहरहाल हमने उनको कहा कि ठीक है, हम आते हैं। तो हम वहाँ चले गए, और हमने साउंड चेक किया, और साउंड चेक के बाद हम लोग चाय पी रहे थे बैठे हुए, तो इतने में दरवाजा खुला और अंदर फवाद अफजल खान आ गए। जी। तो मेरा ऐसा मिजाज है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ इस मामले में। हम्म। तो मैंने उनको देखा, मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था, लेकिन मेरे चेहरे पर नहीं आ रहा था वो। जी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके पास जाके इनको बताऊं कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जी। बट मुझसे ये हो नहीं पा रहा था। जी। तो इतने में मेरी वाइफ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि वो देखो फवाद खान बैठा है, तो मुझे इनके साथ पिक्चर लेनी है। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी पिक्चर बनाता हूँ। यार पता नहीं ये, अगर मैं इनको जाके, तो मैंने उनसे जाके कहा कि ये मेरी वाइफ है, ये आपके साथ पिक्चर लेना चाहती है। वो इतने हम्बल और ग्रेसफुल आदमी थे। अ, वो खड़े हुए अपनी जगह से, तो मेरे सारे बैंड मेंबर्स भी जो हैं वो भी कह रहे थे कि सर हम भी। तो मैंने उन्हें कहा कि, मैंने कहा यार आप ऐसा करो कि ग्रुप में आके ले लो, हम्म। आप उनको डिस्टर्ब नहीं करो।
क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि भाई एक एक करके तो मतलब एक लाइन लग जाएगी ना पिक्चर की। हाँ। तो वो मैंने कहा आप ग्रुप में ले लो, तो फवाद साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब आप आराम से, मैं सबके साथ आप एक एक करके लें, मैं यही पर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा पिक्चर लेने में, आप तसल्ली से आप एक एक करके तस्वीर लें सारे, मैं वाह। यहीं पर हूँ जब तक आप पिक्चर। तो मुझे हुआ कि यार एक कितना बड़ा आदमी, हम्म। अगर वो ये नहीं भी करता तो ऑब्वियसली वो बड़े स्टार हैं, हम्म। बट मुझे मुझे बड़ा उनसे मैं मुतासर हुआ। मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये जुमला आपको करोड़ों लोगों से सुनने को मिलता होगा, तो शायद आपके लिए कॉमन होगी बड़ी चीज, आपको लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ये इजहार करना बहुत जरूरी था कि अब हम्म। मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने आपको बताया नहीं। वाह। और तो उनका कितना अच्छा मुझे, रिएक्शन था जब आप गा रहे थे वो, और ही वाज देयर एंड ही वाज लिसनिंग एंड जी स्माइलिंग। जी, उन्होंने आगे से मुझे कहा कि आप हम आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, अरे वाह। और मुझे पता है कि आप गाने आ रहे हैं। हम्म। तो खास तौर से मैंने, वो जो हमारी दोस्त थी जिन्होंने ये अरेंज किया था, तो बेसिकली हम्म। उनके दोस्त हैं फवाद। जी। ओके। हम्म। तो ऐसे में फवाद साहब बैठे हुए थे मेरे बिल्कुल सामने, हम्म। तो मुझे एक बड़ी धीमी सी आवाज आई कि मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैंने फिर अनाउंस किया, मैंने कहा देखिए भाई आप सब लोग मेरे लिए बहुत मोहतरम है, सबकी फरमाइशें अपनी जगह हैं, जी। लेकिन अब मुझे फरमाइश आ गई है फवाद खान साहब की तरफ से, जी। तो अब जरा मुझे अपना फैन मोमेंट जी लेने दें आप। तो मैं इनकी फरमाइश गाने लगा हूँ पहले, आप सब लोगों की बाद में देखूंगा। तो सब हंसने भी लगे, और वो क्योंकि एक लाइट सा कैजुअल सा माहौल था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप फवाद साहब की फरमाइश पूरी करें पहले। तो उन्होंने मैडम नूरजहां जी की एक गजल फरमाइश की मुझसे, जो कि नासिर काजमी साहब ने लिखी हुई है, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी वाह। याद थी अब याद है। बहुत खूबसूरत मैंने गजल। वो, हाँ जी, जी। मैंने वो गाई। तो फिर उसके बाद उन्होंने फरमाइश की कि हम सफर का का जो ओएसटी है, गाना है जी। टाइटल ट्रैक, जी। वो सुनाना है। तो फिर मैंने उनके लिए वो गाया, और मतलब वो थ्रू आउट द शो, मेरी हम्म। पहली गजल से लेके और आखिरी ट्रैक जो मैंने परफॉर्म किया, तो वो हम्म। बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे थे पूरे वाह। शो में। तो ये ट्रैक मेरी तरफ से आपको और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को खास तौर से मैं डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि ये शुक्रिया। ट्रैक मेरे लिए बड़ा ही एक खास ट्रैक साबित हुआ है जिंदगी में। जी। और ये ओरिजिनली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है, जी। और सबा अकबराबादी इसके शायर है। हम्म, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जब कोई दोस्त आया न
हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। क्या थैंक बात यू। है। बहुत बहुत खूब। और अपने सारे आपके हिंदुस्तान के चाहने वालों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जो अपने म्यूजिक के जरिए इतना प्यार बांट रहे हैं, दोनों देशों के लोगों को करीब ला रहे हैं एक तरह से। और बहुत अच्छा लगा आपसे इस पूरी बातचीत के दौरान। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी म्यूजिकल करियर के लिए, और ऐसे ही गाते रहिए। और हम इंतजार करेंगे आपकी नई गजलों की एल्बम का भी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ढेर जी। सारी दुआएं और मोहब्बत तमाम मेरे सुनने वालों के लिए, वो जहां भी हैं, वो हिंदुस्तान में हैं, किसी और दुनिया के कोने में हैं। आपका शुक्रिया, और सब देखने और सुनने वालों का बहुत 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 शुक्रिया। So thank you so much for watching and subscribe to The Print for more such videos.